नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं जो कल अपन पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो अपना आधा हुआ था, आधा अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन मैं आपको कहना चाहूँगा कि रास संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने है जीती जंग रातों से, वही सुबह सूर्य बन के चमकता है। तो दोस्तों, आपको कोई भी कठिनाई आए जीवन में तो हार नहीं माननी है, इससे आपको लड़ना है, प्रयास करना है, आपको निश्चित मिलेगी। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। जब तक आप समाधान ढूंढेंगे तो समाधान आपको मिल जाएगा। तो आप समस्या को समस्या समझते हैं, यही आपके जीवन की समस्या है। तो समस्या को कभी समस्या न समझें और समस्या का समाधान ढूंढें। और कभी कभी क्या होता है कि अपन जीवन में समस्याएं आती हैं, उनसे परेशान होते हैं, तो भगवान से अपन ये मांगते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन में समस्या नहीं आनी चाहिए। परंतु मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा किसी व्यक्ति का, ऐसा किसी जीव का जीवन ही नहीं है जिसमें समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में हैं। तो आपको भगवान से हमेशा ये मांगना चाहिए कि हे भगवान, इन समस्याओं को, मेरे जीवन की समस्याओं को समाधान करने की शक्ति मुझे दे। मैं हर समस्या से मैं उसका समाधान ढूंढ सकूँ, मैं लड़ सकूँ, ऐसी शक्ति मुझे दे। तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। बाकी समस्याएं तो हर आदमी के जीवन में है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्य, चाहे कोई एक्टर हो, एक्टर नहीं हो, कोई भी हो, सबके जीवन में समस्या होती है। इसलिए आपको ये क्यों आ रही है, क्योंकि समस्याएं आना स्वाभाविक है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका समाधान कैसे करते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब तेज बारिश आती है, तूफान आते हैं, तेज बारिश आती है, तब सारे पक्षी जो है उड़ उड़ के अपने घोंसलों में पहुंच जाते हैं। परंतु एक बाज होता है, तो बाज जो है उन तूफानों को चीरते हुए वो इतनी ऊंचाई तक निकल जाता है कि उस तूफान और उस बारिश का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो ये आपका एटीट्यूड है, ये आपके अंदर डिफरेंस पैदा करता है। वो भी पक्षी थे और वो भी पक्षी है, मतलब बाज भी एक पक्षी है और चिड़िया जो दूसरी होती है वो भी सभी पक्षी होती है। परंतु एटीट्यूड दोनों का अलग अलग है। उनकी सोच, उनका सोचने का, समझने का तरीका और उनका समस्याओं से लड़ने का, समाधान निकालने का तरीका अलग अलग है। तो इसलिए आप समस्याओं का समाधान निकालें, न कि आप जो है छुप के बैठ जाएं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन अपनी क्लास की। कल अपन ने लास्ट पढ़ा था लोहा, आयरन तक, फेरस तक अपन ने पढ़ा था। आज नेक्स्ट अपना पोषक तत्व है मैग्नीज। मैग्नीज को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? Mn+2 के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? Mn+2 के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं। इसका प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो मैग्नेटाइट। मैग्नीज का जो प्रमुख स्रोत है, मतलब मैग्नीज कहाँ से मिल, स्क्रीन बंद हो गई थी तो अब सभी को दिखाई दे रहा है। अपन वापस शुरुआत करते हैं आगे। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि कल अपन ने पढ़ा था कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा है, ठीक है। तो उसमें अपन ने जो पोषक तत्व पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल यानी जो पर्णहरित है उसका मुख्य घटक। मुकेश का जवाब आया है मैग्नीशियम। बिल्कुल आपका जवाब सही है। और बाकी जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो पढ़ा करें, जो आज पढ़ा दिया है उसको कल आपको पढ़ के आना है। बिल्कुल महेंद्र कुमार का भी जवाब सही है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहा करें। तो मैग्नीशियम जो है वो तो है पर्णहरित का मुख्य घटक। और मैग्नीज की बात की जाए तो ये क्लोरोफिल यानी पर्णहरित निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है इसका? हिल अभिक्रिया में ये भाग लेता है। हिल अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण। दो अभिक्रियाएं होती है, एक तो होती है डार्क, एक लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो होती है स्ट्रोमा में और एक होती है ग्रेना में, ठीक है। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है अपनी स्ट्रोमा में और प्रकाशिक होती है ग्रेना में। ये हो गए बायोलॉजी का काम। अपन बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं अभी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में अपना इतना डीपली नहीं आता है। तो बात करते हैं अपन आगे कि मैग्नीज काम क्या करता है, परंतु इसकी कमी के क्या लक्षण हैं।
मैग्नीज की कमी के लक्षण की बात करें तो इसकी कमी से मटर के अंदर मार्स स्पॉट नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है भाई? मटर के अंदर मार्स स्पॉट नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? मैग्नीज की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? मैग्नीज की कमी से मार्स स्पॉट ऑफ मटर। आपको सिम्टम देखने हैं तो आप ये देख सकते हैं, मटर की फलियों के ऊपर इस तरीके के धब्बे बने हुए दिखाई देते हैं। फली को खोल के देखते हैं तो अंदर से कुछ दाने नहीं निकलते हैं और इस तरीके की फली निकलती है, मतलब खाली और सड़ी हुई फली निकलती है और तने के ऊपर भी इस तरीके के धब्बे बन जाते हैं। तो इनको बोलते हैं मार्स स्पॉट। क्या बोलते हैं? मार्स स्पॉट। ठीक है, तो मार्स स्पॉट ऑफ मटर किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट अपना कायिक विकार है। क्या है ये? कायिक विकार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कायिक विकार है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अपना जई और जो में ग्रे स्पेक, स्पाइक या ग्रे स्पेक बोल सकते हो, दोनों है ना, एक ही बात है। ग्रे स्पेक भी बोल सकते हो इसको, हाँ, या फिर स्पाइक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये जई और जौ में, मतलब जो अनाज वाली फसलें हैं, धान वगैरह हो गया, गेहूं हो गया, ग्रेमिनिकुल जो भी है ना, ग्रेमिनिकुल में सभी में हो सकता है ये। तो ग्रे स्पेक नामक बीमारी होती है जिसमें किस प्रकार के सिम्टम होते हैं? ये जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही है, इनके ऊपर धब्बे धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस प्रकार के सिम्टम यानी इस प्रकार के लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। किसमें? ग्रे स्पेक ऑफ जई यानी ओट। ओट को इंग्लिश में ओट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं जई। ठीक है, तो जई हो या फिर जो हो या ग्रेमिनिकुल की जो भी फसलें हैं, उन सभी में मैग्नीज की कमी से क्या हो सकता है? ग्रे स्पेक नामक बीमारी, जिसमें इस प्रकार के धब्बे बन जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने जैसा है, अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट है, गन्ने में पहला ब्लाइट या फाला ब्लाइट भी लिखा हुआ आता है कहीं पे, फाला ब्लाइट या पहला ब्लाइट होता है झुलसना, मतलब पौधा झुलसने लग जाता है, उसको बोलते हैं ब्लाइट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? पौधा झुलसने लगता है। तो ये गन्ने के अंदर किसकी कमी से हो रही है? मैग्नीज की कमी से। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से ये होती है। ठीक है, किसके अंदर? गन्ने के अंदर। ठीक है, जिसका नाम है पहला ब्लाइट या फाला ब्लाइट भी लिखा हुआ मिलता है अपने को, दोनों ही राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अधिकता से। मैग्नीज की अधिकता से क्या होता है? कपास के अंदर पत्तों में सलवटें पैदा करता है, मतलब पत्ते जो है उनके अंदर सलवटें पैदा हो जाती है। किसकी अधिकता के कारण? मैग्नीज की अधिकता के कारण कपास के पत्तों में सलवटें, मतलब वो मुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन बोरोन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है अपना, और इसकी कमी से कई सारे कायिक विकार उत्पन्न होते हैं। ये कह सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं उनमें एक तो अपना जिंक और एक बोरोन। ये इतने सारे कायिक विकार उत्पन्न करते हैं पौधों के अंदर, जो कि अपने एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं हर बार। तो बोरोन की बात की जाए तो बोरोन अपन देते कैसे हैं? पौधा लेता तो H3BO3- के रूप में, H3BO3- के रूप में, तो पौधा इसको ग्रहण करता है, और अपन कमी हो जाती है तो देते हैं बोरेक्स के रूप में। कैसे देते हैं? बोरेक्स का छिड़काव अपन करते हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि बोरोन मिलता कहाँ से है, इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है, मतलब प्रकृति में कहाँ से मिलता है? तो टोरमेलाइन नामक तत्व होता है, टोरमेलाइन नामक पदार्थ, उससे अपना ये बोरोन प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, प्रकृति में स्रोत कौन है? टोरमेलाइन। कौन है? टोरमेलाइन। नेक्स्ट है अपना इसकी जो कमी की या फिर ये काम क्या करता है, ये बात करें तो पराग कणों की जीवन क्षमता को बढ़ाता है ना। जो बोरोन है अपना, ये पराग कणों की जीवन क्षमता को बढ़ाता है। मतलब पर अगर इसकी बोरोन की कमी हो जाए, तो मैंने आपको एक बार जब पढ़ा था, परागण पढ़ा था, उसमें पहले बताया था आपको कि पराग कण जो है उनकी जीवितता के लिए बोरोन महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अगर बोरोन की कमी हो जाए तो पराग कण मर जाते हैं, है ना। अनफ्रूटफुलनेस पढ़ा था ना अपन ने, उसमें बताया था परागण की कमी। तो परागण की कमी जो है, उसकी परागण की कमी होती है, उसमें एक कारण ये भी होता है कि बोरोन की कमी के कारण पराग कण मृत हो जाते हैं, मतलब वो जीवित नहीं रहते हैं, इस वजह से वो परागण नहीं कर पाते हैं। तो उसको जो वो कारण क्या है इसमें? बोरोन की कमी होना। ठीक है, बोरोन की कमी से पराग कण मर जाते हैं या जीवित नहीं रहते हैं, जिसलिए मतलब परागण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मतलब उनकी जीवन क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी, जीवन क्षमता कम हो जाएगी, और इसकी पर्याप्त मात्रा होगी तो उनकी जीवन क्षमता बढ़ जाएगी, तो परागण अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरोन अकेला अधातु है, बाकी सारे भी जितने भी
पोषक तत्व हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना। सूक्ष्म पोषक तत्व जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, धातु है, परंतु ये एक अकेला ऐसा तत्व है जो अधातु है, ठीक है। धातु और अधातु समझते हो, हाँ, सबको पता है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। मेटल जैसे अपने स्टील वगैरह ये होता है ना, ये मेटल्स होती है, ठीक है। तो ये जो है अपना अधातु है, बाकी सभी धातुएं हैं, ठीक है, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो। नेक्स्ट बात करते हैं शर्करा के स्थानांतरण में उपयोगी। शर्करा के स्थानांतरण में उपयोगी मतलब शर्करा को पौधे में एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम कौन करता है? कौन करता है भाई? बोरॉन करता है। कौन करता है? बोरॉन करता है, ठीक है। तो शर्करा के स्थानांतरण में भी बोरॉन उपयोगी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कमी के लक्षण। बोरॉन की कमी के लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले से बताया कि भाई इसके द्वारा जो कायिक विकार होते हैं वो कई एग्जामों में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना है अच्छे से। पहला अपन कायिक विकार की बात करते हैं, चुकंदर में आंतरिक गलन। कौन सा गलन? आंतरिक गलन। चुकंदर में आंतरिक गलन, ये चुकंदर का आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर बीच बीच में जो है ये गल गया, गलना का मतलब सड़ गया है ना, रोटिंग हो गई, इसके अंदर सड़ गया है, तो उसको बोलेंगे आंतरिक गलन। इसको अपन टिश्यू नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं ना, उत्तक क्षय, अंदर से उत्तक क्षय होना, ठीक है। किसके कारण होता है? बोरॉन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? बोरॉन की कमी के कारण, ठीक है। दूसरा अपना कायिक विकार है सेलेरी के तने का चटकना। सेलेरी का मतलब तनका नहीं है ना। आप सोचते हो कि नौकरी करते तनका आती है, उसका कौन सा तना चटकेगा, है ना, ऐसा नहीं है। नौकरी वाली सेलेरी नहीं, ये सेलेरी ऐसा पौधा होता है। सेलेरी जो पौधा है ये मतलब सलाद के रूप में खाया जा सकता है, सब्जी भी इसकी बन सकती है, इसकी पत्तियां काम आती है। क्या काम आती है? पत्तियां, है ना, ये पत्तीदार सब्जियों के अंदर आता है। तो ये सेलेरी जो है इसका तना आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, बीच बीच में से ये धब्बे पड़े हुए हैं ना, बीच बीच में से मतलब चीरा लग रहा हो वैसे हो रहा है ये तना, तो इसको बोलते हैं तना चटकना, है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये बीच में यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है सेलेरी के तना चटकना कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेरी का तना चटकना, ठीक है। किसके कारण? बोरॉन की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट अपना गेंदा व गाजर का हार्ट रोट। हार्ट रोट मतलब, हार्ट रोट का मतलब क्या होता है? हार्ट क्या होता है? हार्ट क्या होता है? हृदय होता है। हृदय होता है कि नहीं होता है? हृदय होता है, ठीक है। तो हार्ट क्या, इनमें हार्ट होता है क्या? गाजर में और इनमें सब में हार्ट होता है? हार्ट तो अपने होता है, कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में धड़कता है ना, परंतु इनमें भी होता है। इनमें हार्ट वैसा हार्ट नहीं होता है, परंतु जो बीच का भाग है उसको अपन हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। मतलब सेंटर पार्ट होता है उसको अपन हार्ट बोलते हैं। जैसे ये बीच का जो भाग है पूरा हार्ट के अंदर ही आता है, ये है ना। बीच में से जो मतलब सड़ जाता है, मतलब रोट का मतलब होता है सड़ना। रोट इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। रोटिंग का मतलब होता है सड़ना, ठीक है। तो अंदर का भाग सड़ जाता है उसको बोलते हैं रोटिंग, है ना, रोटिंग। तो हार्ट रोट का मतलब अंदर का भाग सड़ जाता है उसको बोलते हैं हार्ट रोट। ये किस किस में होता है? गेंदा और गाजर में। अब गेंदा गाजर में तो ठीक है, समझ में आ गया। अब फूल के अंदर ही बीज का भाग, है ना। हार्ट रोट का मतलब बीज का भाग। बीज का भाग जैसे ये आपको फूल दिख रहे हैं, ये बीच में से जैसे चारों तरफ से तो फूल थोड़ा ठीक दिख रहा है, बीच में से ये सूखे सूखे दिख रहे हैं ना। तो सूख क्यों गई है? क्योंकि बीच में से वो सड़ गया। तो बीच में से सड़ गया तो इसकी जो पंखुड़ियां हैं साइड वाली वो तो ठीक दिख रही है, और बीच में से सूखी सूखी पंखुड़ियां दिख रही है, क्योंकि सूख गई है अंदर से सड़ने के कारण, उनको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सारी की सारी सूख गई है, तो इसलिए उसको बोलते हैं रोटिंग, है ना। तो हार्ट रोट इसके अंदर भी होता है। गेंदा सब जानते हो, मेरीगोल्ड, हजारा, है ना, हजारी फूल जो अपना कहते हैं उसको। तो ये इसके अंदर और गाजर के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है? हार्ट रोट। क्या होता है? हार्ट रोट, है ना। हार्ट का सड़ जाना या हार्ट का खराब हो जाना क्या कहलाता है? हार्ट रोट। तो ये किसकी कमी से होता है? बोरॉन की कमी से। किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेव के अंदर रेशे का बनना, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण कायिक विकार है जो बोरॉन की कमी के कारण होता है। रेशे का बनने का मतलब क्या होता है भाई? रेशे का बनने का मतलब ये होता है, कभी आपने एप्पल खाई हो तो अगर अपन जैसे कई बार मतलब सस्ती चीज़ देख के लाए, एप्पल सस्ती लाए हुई, महंगी बहुत मिलती है ना एप्पल, तो 150 रुपये 200 रुपये किलो, है ना। तो इतनी महंगी एफर्ट कर पाना सबके बस की बात तो है नहीं, है ना। तो अपन जो सस्ती देख के लाते हैं, तो सस्ती में क्या होता है, कई बार फाइब्रस वाली आ जाती है एप्पल। फाइब्रस मतलब जिसमें रेशा होता है। जब उसको काटते हैं अपन तो उसमें दागे नुमा संरचना दिखाई देती है, ठीक है। तो दागे नुमा संरचना क्या है? रेशा है। क्या है? रेशा। तो मतलब वो रेशा किसके कारण बनता है? बोरॉन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण?
बोरोन की कमी के कारण रेशा बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सेब के अंदर रेशा बनना। क्वेश्चन आ जाए कि सेब के अंदर रेशा कौन से तत्व की कमी के कारण बनता है, तो बोरोन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? बोरोन की कमी के कारण। नेक्स्ट है अपना कायिक विकार, तंबाकू का शीर्ष गलन। तंबाकू, ये आपको पौधा दिखाई दे रहा है, तंबाकू का शीर्ष का मतलब होता है टॉप पोर्शन, है ना। ये जो टॉप पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ठीक है। तो इस टॉप पोर्शन में क्या हो जाता है, ये सड़ने लग जाता है। टॉप पोर्शन मतलब शीर्ष भाग जो है सड़ने लग जाता है, उसको बोलते हैं अपन तंबाकू का शीर्ष गलन। क्या बोलते हैं? तंबाकू का शीर्ष गलन। किसके कारण होता है? ये भी बोरोन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? बोरोन की कमी के कारण। याद रखना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात करें तो ये हर्ट रोट है, ठीक है। इसके अलावा एक चुकंदर वाला है, ठीक है, और सेब वाला। इनके बारे में ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण आगे, बोरोन तो मैं कह रहा हूँ ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोरोन के और भी जो कायिक विकार हैं, जैसे अपन बात करते हैं फलों का फटना, सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है, ठीक है। फलों का फटना, फलों का फटना क्या कहलाता है? किसके कारण होता है फलों का फटना? बोरोन की कमी के कारण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रूट क्रैकिंग। क्या बोलते हैं? फ्रूट क्रैकिंग, मतलब फलों का फट जाना, ठीक है। तो अब ये होता क्यों है भाई? बोरोन की कमी। एक कारण तो हो गया अपना बोरोन की कमी, क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, मतलब कि पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्व पढ़ रहे हैं तो पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। बाकी इसके दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? दो कारण होते हैं फलों के फटने के, जिसमें पहला तो है अपना बोरोन की कमी और दूसरा होता है अनियमित सिंचाई। अब ये अनियमित सिंचाई फलों को कैसे फाड़ देगी भाई? फल फटते हैं, ये तो आपको दिख रहे हैं, ये फल फट गया, ये फट गया, ये फटे हुए फल है ना। टमाटर का फल भी फट रहा है, ये अनार का फल, अनार में ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, अनार और टमाटर में भी होती है। तो फलों का फटना जो प्रॉब्लम है अनियमित सिंचाई की वजह से भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट कारण दोनों है अपने, बोरोन भी है। अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो बोरोन करेंगे, और अगर उपरोक्त दोनों आ जाए तो उपरोक्त दोनों करना है, ठीक है। अब अनियमित सिंचाई कैसे फलों को फाड़ती है उसके बारे में समझ लेते हैं। कि जब लंबे समय तक सिंचाई नहीं की जाए, जैसे फल लगे हुए हैं और फलों में कुछ समय तक अपने पानी की कमी हो गई, हो सकता है कि ट्यूबवेल में पानी खत्म हो गया, कुएं में पानी खत्म हो गया, इस वजह से अपन पौधों को नहीं पिला पाए, है ना। परंतु फिर बाद में जैसे ही अपन ने ट्यूबवेल करवाई, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, फिर क्या किया अपन ने? मोटर लगा के तुरंत अच्छे से उनको पिला दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप खुद के ऊपर लेके देखें, जब आप बहुत ज़्यादा प्यास आपको लग रही होती है, तेज प्यास लग रही होती है, उसके बाद आपको बढ़िया सा ठंडा ठंडा मटके का पानी दे दिया जाए, तो क्या होगा? फिर आप पियेंगे, है ना, गटक 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 जल्दी जल्दी पी जाएंगे, पूरे पूरा 2-3 लोटे ठपकार जाएंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं आप, तो क्या होता है फिर अपने शरीर ऐसे एकदम से नर्वस सा हो जाता है कि बस अब तो अपन मर जाएंगे, खत्म मामला। पेट ऐसा हो जाता है अपना कि अब बचने वाले नहीं है ना, जिसको देसी लैंग्वेज में डप्पी चढ़ना भी बोलते हैं अपन, ठीक है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जब स्थिति हो तो आपको एकदम से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। तो वही पौधों के साथ होता है, पौधों के अंदर भी तो जीव है ना। तो पौधों के अंदर क्या होता है, पौधे को जब बहुत तेज प्यास लग रही होती है और उसको अधिक मात्रा में पानी दे दिया जाता है, तो वो पानी को अचानक से बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, मतलब अधिक ग्रहण कर लेता है। और अधिक ग्रहण करेगा तो भाई जड़ों का काम तो है ग्रहण करना, अब जड़ों ने तो ग्रहण कर लिया, अब आगे पहुंचाना का काम उसके जो तने का है वो आगे भी पहुंचा देगा, ठीक है। जाइलम फ्लोएम जो होंगे उनके द्वारा वो आगे भी पहुंचा देगा। अब आगे उसको वापस जाने के लिए जगह भी तो चाहिए, मतलब फलों तक पहुंच गया, वो पत्तियों तक पहुंच गया, तो पत्तियों से भाप बन के कितना उड़ेगा भाई? धीरे धीरे उड़ेगा, जितना उसने एकदम से ग्रहण किया उतना तो उड़ने से रहा। अब फलों के अंदर से भी मतलब निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि फलों के अंदर जाएगा कहाँ? इतना पानी जाएगा कहाँ? मतलब जगह ही नहीं है वहां पे। तो फिर क्या करेगा वो? जैसे ही अंदर पानी ज्यादा हुआ और वो प्रेशर लगाएगा, मतलब दाब लगाएगा बाहर निकलने के लिए। जैसे ट्यूब के अंदर अपन हवा भरते हैं और हवा अगर मान लो बहुत ज्यादा भर दी जाए तो वो फट जाता है, वही प्रोसेस इसके अंदर होती है कि पानी जो ज्यादा ग्रहण कर लिया पौधे ने, वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा और उसको जगह नहीं मिलेगी, कोशिका भित्ति तो फैलेगी नहीं, है ना। कोशिका भित्ति इतनी जल्दी नहीं फैल पाती है, इतना जल्दी वो पानी को अवशोषित करता है, तो ये कोशिका भित्ति नहीं फैल पाएगी, उसकी वजह से ये फट जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मुंह फाड़ देता है अनार, टमाटर, है ना, तो उसको बोलते हैं फलों का फटना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बोरेक्स का छिड़काव, एक तो मतलब बोरेक्स का छिड़काव करेंगे, दूसरा सिंचाई नियमित समय पर, ठीक है। न तो बहुत लंबे अंतराल के बाद सिंचाई करनी है, न हेवी इरिगेशन करनी है, मतलब
जितनी आवश्यकता हो उतनी निश्चित अंतराल के ऊपर अपने को सिंचाई करते रहना चाहिए। मतलब निश्चित समय पर अगर सिंचाई करते रहेंगे तो फलों के फटने की समस्या बहुत कम आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। और फल फट जाते हैं तो नुकसान क्या है, मार्केट वैल्यू खत्म हो जाती है इनकी, ठीक है। मार्केट में जहाँ 150 रुपये किलो अनार बिक रहा होता है वो 30 रुपये किलो में बेचना पड़ता है, ठीक है। तो ये नुकसान होता है। चलो आगे देखते हैं अपन। फूल गोभी में बुरापन। फूल गोभी के अंदर कौन सा, ब्राउनिंग रोग होता है, जिसको लाल सड़न भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउनिंग। क्या बोलते हैं, ब्राउनिंग। ब्राउनिंग और हिंदी में बोलते हैं इसको बुरापन। क्या बोलते हैं, बुरापन, ठीक है। तो ये इस तरीके की मतलब जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको लाल सड़न क्यों कहते हैं, क्योंकि हल्का लाल है, ज़्यादा लाल तो नहीं है, परंतु जैसे ताम्र वर्ण का ये रंग अपने को दिखाई दे रहा है। और ब्राउनिंग मतलब बुरा बुरा कलर भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होकर ये सड़ने लग जाता है, मतलब रोटिंग हो जाती है, ठीक है, सड़ने लग जाता है, पूरा फल खराब हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अपन ब्राउनिंग या लाल सड़न। क्या बोलते हैं, ब्राउनिंग या लाल सड़न। किसमें होता है, कॉलीफ्लावर में। किसमें, कॉलीफ्लावर में, फूल गोभी के अंदर लाल सड़न नामक रोग होता है, जो किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से। क्वेश्चन आता है इसका, है ना। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी में ब्राउनिंग या बुरापन या लाल सड़न किसके कारण होता है, तो बोरोन की कमी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आम का काला शीरा बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, महत्वपूर्ण कायिक विकार है ना। आज मतलब आज दिन तक कई सारे एग्जामों में ये पूछ लिया गया है कि आम का काला शीरा रोग या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ऐसे याद आ गया होगा, है ना। काला शीरा तो याद नहीं आता है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जल्दी याद आता है। कई बार इंग्लिश जो वर्ड होते हैं ना, टर्मिनोलॉजी, वो जल्दी याद रह जाती है। तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ये आपको मैंगो दिखाई दे रहा है, ये तो मैंगो कम और अमरूद ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। परंतु क्या करें, ऐसे ही फोटो था, तो इसके अंदर क्या है कि ये आम जो है, इसका जो ये शीरा है ये काला पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं काला शीरा रोग या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ठीक है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो या आम का काला शीरा रोग। तो मतलब जो आम है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये आम लटक रहा है ना, तो इसमें ये तो अलग अपना जो है मतलब फलों का फटना वाला कायिक विकार है इसके अंदर, पर जो ये पोर्शन है ना, ये नीचे वाला, ये काला पड़ता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो या आम का काला शीरा रोग, ठीक है। तो किसके कारण हो रहा है ये, बोरोन की कमी के कारण भी होता है और ईंटों के भट्टों के पास में बगीचा लगाने से भी होता है। इसके दो कारण हैं, ईंटों के भट्टों से निकलने वाली हानिकारक गैसें और बोरोन की कमी, ठीक है। तो बोरोन की कमी होगी तो बोरोक्स का छिड़काव करेंगे, और ईंटों के भट्टों के पास बगीचा लगा दिया तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उखाड़ के दूसरी जगह लगाने से तो रहे, वो लगा दिए पौधे, वो तो वहीं रहने वाले हैं, है ना। ये लगाने से पहले ध्यान रखना है। इसलिए अपन ने पढ़ा था कि भाई बगीचा लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो काला शीरा रोग होता है, ये जो अपने ईंटों के भट्टे हैं उनसे निकलने वाली गैसें हानिकारक, जैसे CO2 है ना, SO2, ये जो गैसें निकलती है हानिकारक, उनकी वजह से भी होता है, और बोरोन की कमी की वजह से भी होता है, दोनों इसके कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अंगूर में हैन एंड चिकन नामक बीमारी। अंगूर की हैन एंड चिकन, ये तो पूछा गया है, कई 2-3 बार पूछा गया एग्जामों में, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अंगूर में हैन एंड चिकन, हैन और चिकन क्या होती है भाई, हैन यानी मुर्गी और चिकन मतलब मांस, ठीक है। तो हैन और चिकन बीमारी जो है ये इस तरीके के, मतलब ये अंगूर के जो कलर है इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। ये आपको हैन एंड चिकन बीमारी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके की संरचना इसके ऊपर दिखाई देती है। किसकी कमी से होता है ये, बोरोन की कमी से। किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आम व आंवला में आंतरिक फल गलन, ठीक है। आंतरिक फलन गलन को इंटरनल टिश्यू नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटरनल टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है। आंतरिक फल गलन क्या होता है, इसमें अंदर से फल गलने लगते हैं, मतलब अंदर से फल सड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं अपन आंतरिक फल गलन, ठीक है। आंतरिक फल गलन, ठीक है। तो इस प्रकार से अंदर से जो ये सड़ा सड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब ये फटने का संरचना भी अपने को दिख रही है, परंतु ये अंदर से सड़ा हुआ है, इसको देखना है अपने को मेन, है ना। ये अंदर से सड़ने लग गया है तो उसको बोलेंगे आम व आंवला में आंतरिक फल गलन। आंवला में भी ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ऊपर दबे दबे से जो अंदर से जो है पूरा पूरा सड़ जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं आंतरिक फल गलन। क्या बोलते हैं, आंतरिक फल गलन, ठीक है। तो ये जो होता है किसके कारण हो रहा है, अपना
बोरोन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? बोरोन की कमी के कारण। ठीक है, चाहे फटना समझेंगे तो भी वही बात है, बोरोन की कमी है, और अंदर से सड़ना लग गया तो भी बोरोन की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नींबू वर्गीय फलों का सख्त होना। सख्त का मतलब नींबू वर्गीय फल होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? वो भी बोरोन की कमी के कारण। मतलब बोरोन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोरोन की कमी से कई सारे कायिक विकार अपने होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार तो आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, किसी का याद नहीं आ रहा हो, तो तुक्के में जिंक और बोरोन लगाओगे तो दोनों में से एक सही होने के चांसेस रहते हैं, इतने ज़्यादा इनकी कायिक विकार हैं। नेक्स्ट है अपना तंबाकू में टॉप सिकनेस, है ना। तंबाकू के अंदर क्या होती है? टॉप सिकनेस। टॉप सिकनेस का मतलब वही शीर्ष का जो भाग होता है वो गलना टॉप सिकनेस कहलाता है, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो टॉप सिकनेस किसकी वजह से भी हो रहा है? बोरोन की वजह से भी अपना ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉपर। कॉपर को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? Cu+2 के रूप में। किस रूप में? Cu+2 के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं। मैंने आपको बताया कि पौधे आयन के रूप में इन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, चाहे तो वो धन आयन हो चाहे वो ऋण आयन हो, तो इस प्रकार से उनको पौधे आयनों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसको किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं? धन आयन के रूप में, Cu+2 के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो चाल्कोपाइराइट, प्रकृति में चाल्कोपाइराइट नामक तत्व पाया जाता है, उससे अपन क्या प्राप्त करते हैं? कॉपर। क्या बात करते हैं? कॉपर। कॉपर कहाँ है? कॉपर कहाँ पे है? कॉपर कहीं राजस्थान में कोई जगह है क्या? हाँ, कॉपर जहाँ ज्यादा निकलता है उस जगह का नाम क्या है? कमेंट करके बताएं फटाफट, जनरल नॉलेज। हाँ, जल्दी से कमेंट करें, खुशहाल आता हो आपको तो बताएं फटाफट से। कॉपर कहाँ निकलता है भाई? राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो इसलिए उस जगह को नाम ही कॉपर दे दिया गया है। ऐसी जगह कौन सी है? खेतड़ी झुंझुनू। आपको याद नहीं आ रहा है? याद रखना चाहिए, ऐसी जगह इंपॉर्टेंट जगह होती है वो। तो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर कॉपर ज़्यादा निकलता है, इसलिए उस जगह को वहाँ के लोकल लोग क्या कहते हैं? कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। ठीक है, तो कॉपर की कमी से क्या 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 होते हैं वो अपन देखते हैं। पहले तो ये कि किस रूप में ये प्रकृति में मिलता है? चाल्कोपाइराइट के रूप में ये मिलता है, इससे अपना कॉपर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका उपयोग, मतलब क्या काम आता है? कॉपर क्या काम आता है? तो पहला तो है कवक रोगों के नियंत्रण में उपयोगी। मतलब कॉपर जो है कवक रोगों को नियंत्रित करने का काम करता है। मतलब इसकी जो है पर्याप्त मात्रा पौधे को दी जाए तो क्या होगा? कवक रोग मतलब फंगस से होने वाले रोग कम होंगे। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या है? एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाना। एंजाइम्स जो होते हैं पौधे के अंदर, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम कौन करता है? कॉपर। कौन करता है? कॉपर। ठीक है, इसके अलावा ये नर फूलों की उर्वरता को बढ़ाता है। क्या करता है? नर फूलों की उर्वरता को बढ़ाता है। उर्वरता मतलब फर्टिलिटी, मतलब नर फूल जो होंगे फर्टाइल होंगे, फर्टाइल होंगे तो वो परागण आसानी से कर पाएंगे, और परागण कर पाएंगे तो क्या होंगे? फल बनेंगे। क्या होंगे? फल बनेंगे। ठीक है, तो परागण अच्छे से होगा, मतलब ये जो नर जो फूल हैं वो उर्वर होंगे, फर्टाइल होंगे, तो फलों का निर्माण अच्छा होगा। ठीक है, अफलन की समस्या नहीं होगी। अब कमी के लक्षण की बात करते हैं, कॉपर की कमी से क्या होता है? तो कॉपर की कमी से सबसे इंपॉर्टेंट रोग है अपना नींबू का डाइबैक। क्या है? नींबू का डाइबैक। नींबू के अंदर डाइबैक नामक रोग जो है किसकी कमी के कारण हो रहा है? कॉपर की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? कॉपर की कमी के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। ठीक है, नींबू में डाइबैक किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। अब ये होता क्या है? डाइबैक होता क्या है भाई? डाइबैक का मतलब ये होता है कि जैसा ऐसा फोटो दिख रहा है अपने को, तो इस फोटो में क्या हो रहा है कि भाई ये ऊपर से जो है शाखाएं सूखना स्टार्ट की है। ये जो है टॉप पोर्शन है पौधे का, शीर्ष भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? शीर्ष भाग। तो ये जो पोर्शन है, हाँ, तो ये जो पोर्शन है अपना, ये है ना, ये दिखाई दे रहा है सबको। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है? सूखना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ये शीर्ष भाग सूखना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे ये नीचे की तरफ सूखता हुआ आता है। ठीक है, नीचे की तरफ सूखता हुआ आता है, तो धीरे धीरे पूरा पौधा क्या हो जाता है?
जाता है, मर जाता है ना। डाई, डाई का मतलब क्या है, यहाँ DIE है, ये स्पेलिंग क्या है इसकी, DIE। डाई मतलब मरना, है ना, डाई मतलब मरना, ठीक है। तो ये डाई का मतलब ये जो पौधा है नींबू का, डाई बैक मतलब बैक साइड, ये बैक साइड है, पीछे की साइड है ना, नीचे जड़ों की जो फ्रंट साइड कहलाती है और ऊपर वाली साइड है वो बैक साइड कहलाती है, मतलब पीछे वाली साइड कहलाती है। तो यहाँ से पौधा सूखना शुरू हुआ और धीरे धीरे सूखता हुआ पूरा पौधा सूख गया। नींबू के अंदर ये समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसमें ज्यादा पाई जाती है, नींबू के अंदर ये समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो डाईबैक नामक जो बीमारी है, अपनी कायिक विकार है, ये किसमें हो रहा है, नींबू में हो रहा है। किसकी कमी से हो रहा है, कॉपर की कमी से। कॉपर की कमी से क्या होता है, पौधे की पत्तियां ऊपर से सूखना स्टार्ट हुई है, नीचे की तरफ सूखती हुई गई, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, है ना, कि जो नींबू के अंदर ये डाईबैक रोग है, ये डाईबैक रोग ऐसे लिखा होता है कॉम्प्लेक्स बीमारी है। क्या लिखा होता है, कॉम्प्लेक्स बीमारी। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि मतलब इसका कोई पर्टिकुलर एक कारण नहीं हो के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतलब पौधा सूखना शुरू कर दिया तो भाई कॉपर की कमी तो हो सकती है, में भी उसकी कमी हो, परंतु कई बार वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकती है ना, अगर जड़ों के अंदर लग जाए तो भी वो पौधे को ऊपर से सुखाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। मतलब 2 4 5 साल तक पौधे अच्छे चलते हैं, उसके बाद उनमें ज़्यादा ये समस्या पाई जाती है और पूरे पूरे बगीचे सूख जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए, अच्छी निराई गुड़ाई प्रैक्टिसेस अपने को अच्छी करनी चाहिए, इंटरकल्चरल ऑपरेशन मतलब अंतराशस्यीय क्रियाएं अच्छी करनी चाहिए, कीट बीमारियों का नियंत्रण प्रॉपर करना चाहिए और न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर होना चाहिए। मतलब अगर आपको फल लेने हैं तो देखो अपन ये थोड़ी है कि भाई एक बार ही फल लेने हैं, है ना, अगर उसको कुछ खिलाएंगे तो वो फल देगा लगातार। बाकी आप सोचो कि भाई खेत के अंदर लगा दिया और वो लगातार फल देता रहे, तो ऐसा संभव है क्या, नहीं है संभव, है ना। वो थोड़े दिन तो फल देगा, उसके बाद में फल देना कम कर देगा या घटिया क्वालिटी के फल देगा या फल देगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके पोषक तत्वों का प्रबंधन आपको अच्छा करना चाहिए जिससे आपके फलन अच्छा हो सके, ठीक है, जिससे अपना ये डाईबैक रोग अपना नहीं होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कायिक विकार के बारे में, अनाज व दालों में रिक्लेमेशन नामक बीमारी। कौन सी बीमारी होती है, रिक्लेमेशन। अनाज व दालों के अंदर रिक्लेमेशन नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, कॉपर की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण, ठीक है। इस बीमारी में होता क्या है, ये आपको डायग्राम फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो के अंदर ये पौधे की ऐसे शाखाएं, आधी शाखाएं सूख रही है, आधी ठीक है, मतलब जो हरिमाहीनता एक तरीके से कह सकते हो, है ना, मतलब कुछ पौधे की शाखाएं हरी है, कुछ पीली पड़ गई है, इस तरीके की संरचना अपने को रिक्लेमेशन मतलब डिसकलरेशन, एक तरीके से मतलब कलर जो है उसका गायब हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे रिक्लेमेशन बीमारी। ये किसमें होती है, धान में भी हो सकती है, अनाज में भी हो सकती है और दालों में भी हो सकती है, ठीक है। तो अनाज और दालों के अंदर रिक्लेमेशन नामक बीमारी किसके कारण हो रही है, कॉपर की कमी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ता या जिंक। जस्ते को पौधा किस रूप में ग्रहण करता है, Zn+2 के रूप में। किस रूप में, Zn+2 के रूप में पौधा इसको ग्रहण करता है, ठीक है। प्रमुख स्रोत की बात की जाए, मतलब प्रकृति में किस रूप में मिलेगा ये अपने को, स्फेलराइट, स्फेलराइट के रूप में ये मिलता है। इससे अपना कॉपर, इसका जिंक का, जस्ते का निर्माण किया जाता है, ठीक है, स्फेलराइट के द्वारा। अब अपन बात करें कि इसका काम क्या है, मुख्य कार्य की बात करें तो हार्मोन IAA के जैव संश्लेषण में उपयोगी है। जैव संश्लेषण मतलब बायोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब प्रकृति के अंदर इसका जो निर्माण होता है IAA का, उसमें एक अहम रोल निभाता है कौन, जिंक। कौन निभाता है, जिंक। तो मतलब जिंक की कमी हो जाए तो IAA का फॉर्मेशन कम हो जाता है पौधे के अंदर, ठीक है। तो IAA का निर्माण पौधे के अंदर किसके द्वारा होता है, अपने जिंक या जस्ते की द्वारा होता है, ठीक है। तो इसके संश्लेषण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में उपयोगी है, ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में भी उपयोगी है। कौन, जस्ता या जिंक, प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन के निर्माण में उपयोगी है। अब कमी के लक्षण की बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज, ये कई बार एग्जाम में आ गई है, क्यों माने कि कोई पेपर बनना शुरू होता है तो वो इसी क्वेश्चन से होता है ना, हर एग्जाम के अंदर माने कि कॉमन है ये क्वेश्चन, और जो इस क्वेश्चन को गलत करके आता है वो तो फिर क्या करेगा, आप भी खुद सोच सकते हो, है ना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसके लिए। तो धान का जो खेरा रोग है ये किसकी कमी से होता है, अपना जिंक की कमी से, जस्ते की कमी से। इसकी खोज किसने की थी,
वाईएल नेने ने, किसने? वाईएल नेने द्वारा सबसे पहले इसको देखा गया था। तो धान के अंदर ये होता है और वाईएल नेने ने इसकी खोज की। और किसकी कमी के कारण हो रहा है ये? जस्ते की कमी के कारण। क्वेश्चन आता है धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? नेक्स्ट देखते हैं अपन मक्का में सफेद कली का रोग। मक्का में सफेद कली का यानी व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, मक्का का सफेद कली का रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी ये भी अपनी। मक्का का सफेद कली का रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण, जस्ते की कमी के कारण मक्का का सफेद कली का रोग होता है। ठीक है, फोटो बताएंगे अभी आपको, देखना आप अच्छे से। बीज निर्माण में बाधा, है ना, इसकी जो कमी हो जाती है जिंक की, तो बीज निर्माण में भी बाधा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन आम में छोटी पत्ती रोग। आम के अंदर, नींबू के अंदर और बैंगन के अंदर, इन तीनों के अंदर छोटी पत्ती रोग जो होता है किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण। अब यहाँ पे जो बैंगन लिखा हुआ है, देखो इसके लिए तो भ्रांतियां मिलेगी, है ना। नींबू के लिए तो कहीं मिलेगा आपको जिंक की कमी मिलेगी, है ना, और कहीं पे आपको कॉपर में भी मिल सकता है ये। ठीक है, तो आपको जो है इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको नींबू को इसमें याद रख लेना है। ठीक है, और बाकी वैसे इसका क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर जो इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं वो आते नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, जिंक के अंदर जिंक की कमी से होता है, नींबू के अंदर छोटी पत्ती रोग। ठीक है, छोटी पत्ती रोग। अब बात करें बैंगन, तो बैंगन के लिए जो है कई जगह क्या लिखा हुआ मिलता है? माइकोप्लाज्मा के कारण। किसके कारण? माइकोप्लाज्मा के कारण। छोटी पत्ती रोग जो है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है बैंगन में। कई जगह लिखा मिलता है एमएलओज। क्या मिलता है? MLOS, MLOS। ठीक है, एमएलओज, एमएलओज का मतलब होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब माइकोप्लाज्मा के जैसा जीव। ठीक है, उसके कारण बैंगन के अंदर क्या होती है? छोटी पत्ती रोग होता है। परंतु आपको मतलब वैसे तो देखो दोनों नहीं आएंगे, अगर दोनों आ जाए कि माइकोप्लाज्मा और जिंक की कमी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उपरोक्त दोनों आ गया क्वेश्चन में, वही सही करना है। ठीक है, और बाकी अगर अपने को दोनों में से एक मिलेगा या तो दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक मिलेगा तो या तो जिंक की कमी मिलेगा या एमएलओज मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। और अगर दोनों मिल गए तो उसको क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये कई किताबों में दोनों चीज़ों के लिए दे रखा है। ठीक है, दोनों की वजह से ये होता है। ठीक है, और इसके पूछे जाने की संभावना भी बहुत कम है क्योंकि ये भी दोनों में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसका पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, आम का बन सकता है, इसलिए जो कंफ्यूजिंग इसका क्लियर है सारा, तो आम का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और नींबू में भी अगर प्रायोरिटी देने की बात की जाए तो जिंक में प्रायोरिटी देना दोगे, जिंक में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी, अमरूद में ब्रोंजिंग। अमरूद के अंदर ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग नामक एक बीमारी होती है जो किसके कारण हो रही है? अपनी जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण अमरूद के अंदर जो ब्रोंजिंग नामक बीमारी है, मतलब कायिक विकार है, वो किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। ठीक है, अब जो है उत्तरी भारत की ही नहीं, यूं मैं बात करूं कि भारत की संपूर्ण मृदाएं हैं, तो जितनी भी भारत की मृदाएं उनमें लगभग 50% मृदाओं में किसकी कमी पाई जाती है? जिंक की कमी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भारतीय मृदाओं में कौन से तत्व की कमी ज़्यादा पाई जाती है? तो किसकी? जिंक की। किसकी? जिंक की कमी पाई जाती है। लगभग 50% मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। अब फोटो देख लें आप अच्छे अच्छे डिजीज के। ठीक है, पहला अपन बात कर रहे थे खेरा रोग, ये धान का खेरा रोग है। खेरा रोग के ऐसे सिम्टम होते हैं, ये इस तरीके के धब्बे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पास से देखते हैं पत्ती को तो इस तरीके के धब्बे दिखाई देते हैं, तो ये तो क्या हो गया? खेरा। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा है अपना, दोनों जो फोटो लगे हैं ये सफेद कली का रोग, मक्का की सफेद कली का। मक्का की सफेद कली का, है ना, ये जो इस तरीके से सफेद सफेद दिखाई दे रहा है और पौधे को देखे तो इस तरीके से ऊपर से सफेद सफेद हो जाता है, इसको बोलते हैं सफेद कली का रोग। किसका? मक्का का। मक्का का सफेद कली का रोग। ठीक है, अगला आता है अपना आम का क्या? छोटी पत्ती रोग।
पत्ती रोग, रोग कह रहे हैं परंतु है क्या, एकाएक विकार है। ठीक है, बोलने में जनरली अपन रोग ही बोलते हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी पत्तियां हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं जिंक की कमी से होने वाला एकाएक विकार। किसके अंदर, आम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपना था नींबू का छोटी पत्ती रोग। ठीक है, नींबू का छोटी पत्ती रोग। नेक्स्ट अपना आता है बैंगन, बैंगन का छोटी पत्ती। ठीक है, बैंगन का छोटी पत्ती रोग। ये बैंगन की पत्तियां, ये देखो बड़ी पत्ती तो ऐसी है, ये छोटी छोटी रह गई है ना, तो इसको बोलते हैं बैंगन का छोटी पत्ती रोग। ये अमरूद का ब्रॉन्जिंग, अमरूद में ब्रॉन्जिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये मोटेल लीफ जो है, आई थिंक, हाँ मोटेल लीफ रोग है। ये नींबू के अंदर ही होता है, नींबू में नींबू में मोटेल लीफ रोग। ठीक है, ये इस पत्तियां जो दिख रही है ना अपने को, जैसे मोटी होगी हो, जैसे फूल के गुप्पा हो रही हो, ऐसी लग रही है, तो उसको बोलते हैं मोटेल लीफ रोग। क्या बोलते हैं, मोटेल लीफ रोग। किसके अंदर होता है, ये नींबू के अंदर होता है। किसकी कमी से, जिंक की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट अपना पोषक तत्व आता है सल्फर, सल्फर है ना। सल्फर को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, SO4-2 के रूप में। किस रूप में, SO4-2 के रूप में इसको पौधे ग्रहण करते हैं। प्रकृति में किस रूप में मिलता है, मतलब इसके स्रोत क्या है, जिप्सम, पाइराइट, कार्बनिक या जैविक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, ये जिप्सम, पाइराइट, कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है सल्फर। ठीक है, जिप्सम में पाया जाता है, पाइराइट में पाया जाता है और कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। जैविक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्य क्या है ना। सल्फर के उपयोग क्या है, सल्फर के कार्य क्या है, जड़ विकास करने में उपयोगी है। क्या करता है ये, जड़ विकास करने में सहायक है, जड़ों के विकास करने में सहायक होता है। पौधों की रोग रोधक क्षमता भी बढ़ाता है। क्या करता है, पौधों की रोग रोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी पावर, पौधों की रोग रोधक क्षमता कौन बढ़ाता है, सल्फर बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, सल्फर बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम में भी पढ़ा था अपन ने। ठीक है, और ये भी है। नेक्स्ट बात करते हैं पौधों में तेल, सुगंध, प्रोटीन बनाने में सहायक। ठीक है, पौधे में जैसे तेल, तिलहनी फसलों में तेल बनाएगा, खुशबूदार पौधों में क्या बनाएगा, सुगंध बनाएगा, फूल वाले पौधों में सुगंध बनाएगा, दलहनी फसलों में क्या बनाएगा, प्रोटीन। ठीक है, सल्फर का क्या काम है, तिलहनी फसलों में तेल का निर्माण, सुगंध वाले पौधों में मतलब हजारी फूल, गुलाब के फूल, उनमें सब में खुशबू आती है, फ्लेवर, वो किसके कारण आती है, सल्फर बनाता है उसको। कौन बनाता है, सल्फर। और दाल वाली फसलों के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा, अपन प्रोटीन के लिए दलहन को खाते हैं, तो प्रोटीन बनाने में कौन जिम्मेदार है, सल्फर। ठीक है, सल्फर यानी गंधक बोल सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट है गंधक युक्त एमिनो अम्ल के निर्माण में, गंधक युक्त एमिनो अम्ल के निर्माण में कौन काम आता है, सल्फर काम आता है। कौन काम आता है, सल्फर काम आता है। नेक्स्ट अपना पादप पोषण में, मतलब पौधे जो होते हैं उनका पोषण करने में भी सल्फर का मुख्य योगदान है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कमी के लक्षण। भाई क्वेश्चन तो यहीं से आना है अपना कि भाई कमी के लक्षण क्या हैं। तो पहला बात करते हैं अपन दालों में प्रोटीन, बताया ना मैंने, दालों में प्रोटीन और तिलहन में तेल कम बनना, मतलब इसकी कमी हो जाएगी। तो दालों में तो प्रोटीन और तिलहन के अंदर तेल की मात्रा कम हो जाती है। जब पता कब चलता है, जब उनको खाते हैं अपन, जब पता चलता है, पहले पता नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है चाय के अंदर रोग होता है एक येलो, टी येलो बीमारी। टी येलो बीमारी का मतलब पत्तियां इस तरीके से पीली हो जाती है। ये तो हरी पत्ती दिख रही है, या तो डार्क हरी रहेगी और ये ऐसी पत्तियां कुछ पीली पड़ जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं टी येलो डिजीज। कौन सी, टी येलो डिजीज किसकी कमी से होती है, सल्फर की कमी से। किसकी कमी से, सल्फर की कमी से। ठीक है, इसकी अधिकता से क्या होता है, दान के अंदर अकुची, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है बेटा।
ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि धान की जो अकोची बीमारी है ये किसके कारण होती है, तो ये होती है अपनी सल्फर की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? सल्फर की अधिकता के कारण। ये कम ही मत पढ़ लेना आप, अधिकता लिखा हुआ है ना। धान में सल्फर की अधिकता से अकोची नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? अकोची। अकोची नामक बीमारी धान में सल्फर की अधिकता के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लोरीन। अगला तत्व है अपना क्लोरीन। क्लोरीन को पौधे किस रूप में लेते हैं? Cl- के रूप में। किस रूप में? Cl- के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि इसका काम क्या है। क्लोरीन क्या करता है? पौधे यानी दलहनी फसलों में जैसे तंबाकू, आलू, गन्ने की फसलों में क्या करता है क्लोरीन? जो ये फसलें हैं ये क्लोरीन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब क्या होता है कि इनकी जो मात्रा है वो उनके ऊपर तुरंत असर दिखाती है। ठीक है, तो पौधे जैसे दलहनी फसलें, तंबाकू, आलू, गन्ने की फसलें जो है क्लोरीन के प्रति अधिक संवेदनशील है। मतलब इनमें जो है क्लोरीन तुरंत असर दिखाता है, मतलब उसका फायदा या नुकसान जो भी होना है तुरंत दिखता है। मतलब ज़्यादातर नुकसान होता है तो ये जो है जैसे तंबाकू है, आलू है, गन्ना है, तो इनमें क्लोरीन युक्त फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो दलहनी फसलें हैं या फिर तंबाकू है उसके अंदर क्लोरीन जो है अपना प्रभाव तुरंत प्रभाव से दिखाता है, मतलब तुरंत इसका प्रभाव दिखाई देता है, तो इसका जो प्रयोग उनके अंदर नहीं के बराबर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन तत्व की बात करते हैं। अच्छा, होता क्या है भाई, इनके जो किनारे हैं वो झुलसने, मतलब क्लोरीन की टॉक्सिसिटी के कारण इनके किनारे झुलसने लग जाते हैं। ठीक है, इनकी गुणवत्ता जो है खराब हो जाती है, इसलिए अपन क्लोरीन वाले जो फर्टिलाइजर्स है उनका उपयोग इनमें नहीं करते हैं। जैसे तंबाकू की बात की जाए, तंबाकू के जो पत्ते हैं उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, क्लोरीन की टॉक्सिसिटी के कारण उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन निकल। निकल को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? Na+2 के रूप में। किस रूप में? Na+2 के रूप में, जो कि अपना 17वां पोषक तत्व है, जो कि ज़्यादातर कहीं पे नहीं दिया होता है इसके बारे में। ठीक है, तो Na+2 के रूप में तो पौधे इसको ग्रहण करते हैं, और ये किसके लिए अनिवार्य है? राइजोबियम के लिए, है ना। राइजोबियम क्या है भाई? एक बायो फर्टिलाइजर है। क्या है? बायो फर्टिलाइजर, मतलब जैव उर्वरक है राइजोबियम, जो कि दलहनी फसलों में काम में लिया जाता है। तो इसके लिए ये आवश्यक है। मतलब निकल सभी पौधों के लिए तो आवश्यक नहीं होता है, परंतु कुछ पौधों में आवश्यक होता है, तो राइजोबियम के लिए अनिवार्य होता है निकल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या करता है। बीजों और अनाज में पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। निकल क्या काम करता है? बीजों और अनाजों में पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोबाल्ट की। कोबाल्ट, कोबाल्ट को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? CO+2 के रूप में। किस रूप में? CO+2 के रूप में कोबाल्ट को पौधे ग्रहण करते हैं। बात की जाए इसके कारण क्या होता है, तो ये विटामिन B12 का घटक है। किसका घटक है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोबाल्ट जो है किसका घटक है? तो विटामिन B12 का घटक है, याद रखना इसको। कोबाल्ट किसका घटक है? विटामिन B12 का घटक है। किसका घटक है? विटामिन B12 का। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम। Na+ के रूप में पौधा इसको ग्रहण करता है। सोडियम को किस रूप में पौधा ग्रहण करता है? Na+ के रूप में। किसके रूप में? Na+ के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं सोडियम को। और क्या करता है ये? चुकुंदर एवं केम पौधे, है ना। केम का मतलब क्रेसुलेशन एसिडिक मेटाबॉलिज्म वाले पौधे होते हैं। ठीक है, जो मतलब जिनको अपन C4 प्लांट भी बोल सकते हैं। C4 भी नहीं, ये तो तीसरे अलग ही तरह के हैं ना, C3, C4, उनके अलावा केम प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो अपने कहाँ उगते हैं? रेगिस्तानी एरियो में ज़्यादा उगते हैं। ठीक है, तो ये केम प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर क्रेसुलेशन एसिडिक मेटाबॉलिज्म वाले पौधे जो हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब उनके अंदर जो पानी को मतलब ग्रहण करना और बाहर निकालना, उसको बोलते हैं अपन ऑस्मो रेगुलेशन। और शुष्कता प्रतिरोधक के लिए आवश्यक है। मतलब उनके अंदर जो ड्राई पीरियड, मतलब जैसे वो उगते कहाँ हैं पौधे? केम पौधे उगते ही रेगिस्तान में। कहाँ उगते हैं? रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में आपको पता है पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, पानी तो वहाँ मिलता ही नहीं है, पीने के भी फोड़े पड़ते हैं, तो पौधों को कहाँ से मिलेगा बेचारों को, है ना। तो वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का काम ये करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब उनमें जब पानी की कमी हो जाती है
तो ये पौधों के अंदर से पानी को बाहर निकलने से ही रोक देता है, मतलब वाष्प के रूप में उड़ने नहीं देता है, जिससे उनके अंदर पानी की कमी नहीं हो, ठीक है। या फिर उनके अंदर जब पानी की कमी हो रही है तब उनको जीवित रखने का काम भी ये करता है सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सिलिकॉन, Si, सिलिकॉन, इसको पौधे किस रूप में ले रहे हैं? SiOH4 के रूप में, SiOH4 के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं, जिसको अपन, इसका क्या काम है? सैलिसिलिक अम्ल यानी चावल और मक्का के लिए आवश्यक होता है। सैलिसिलिक अम्ल के रूप में पौधे इसको ले रहे हैं, जो किसके लिए आवश्यक है? चावल और मक्का के लिए। सैलिसिलिक अम्ल के रूप में पौधे इसको ले रहे हैं और किसके लिए आवश्यक है? ये चावल और मक्का के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पौधे में विभिन्न तनावों को कम करने का काम भी ये करता है, ठीक है। जैसे कि लॉजिंग, अब ये लॉजिंग क्या होता है भाई? लॉजिंग का मतलब क्रॉप का एकदम से गिर जाना, है ना, पूरी क्रॉप गिर जाती है, उसको बोलते हैं लॉजिंग, ठीक है। तो उसको ये कम करता है, मतलब पौधों को स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत बनाता है। इसके अलावा कीट बीमारियां और शुष्कता को भी ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। सिलिकॉन क्या करता है? कीट बीमारियों को भी नियंत्रित, मतलब उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और शुष्कता के प्रति भी प्रतिरोधकता उसको पौधे को प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वेनेडियम। वेनेडियम Va+2+ के रूप में पौधा ग्रहण करता है, Va+ के रूप में पौधा ग्रहण करता है वेनेडियम को। और ये क्या करता है? बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नील हरित शैवाल, ठीक है। तो नील हरित शैवाल में विकास एवं क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर वेनेडियम क्या करता है? विकास, उसका मतलब उसका विकास और उसके क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है वेनेडियम, ठीक है। दूसरे पौधों में ज्यादा इसका रोल नहीं है। अब आगे अपने उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर मैंने आपको कल बताया ही था, परिभाषा तो बताई थी मैंने। क्या होते हैं? मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं, इनमें कार्बन नहीं होता है। अपवाद एक था अपना यूरिया, ठीक है। इसके अलावा दूसरों में जो है कार्बन नहीं होता है, परंतु यूरिया में कार्बन होता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो फैक्ट्रियों के अंदर, उद्योगों के अंदर निर्मित होते हैं और उनको अधिक मात्रा में, अधिक प्रतिशत मात्रा में उनके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, 1 या 2 पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? उर्वरक या फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है। वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक कृत्रिम अकार्बनिक पदार्थ अपवाद के रूप में यूरिया, यौगिक जिनमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हों, उनको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजर। इनमें कार्बनिक खादों की तुलना में अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट अपना इसका वर्गीकरण, ये यहाँ से अपने क्वेश्चन से एक आध आने की संभावना रहती है। फर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर, मतलब 1 पोषक तत्व मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, है ना, उस आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला है अपना सरल उर्वरक। कौन सा? सरल उर्वरक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर, सरल उर्वरक या स्ट्रेट फर्टिलाइजर। इनमें क्या होता है? वे उर्वरक जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है। मतलब प्राथमिक पोषक तत्व क्या होता है? पहले तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या होता है प्राथमिक पोषक तत्व? CHO वाले गलत, CHO जिसका कमेंट आया है वो बिल्कुल गलत आंसर है। NPK, जिनका भी आंसर आया है NPK, जिनका कमेंट आ रहा है वो बिल्कुल सही है। मतलब जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं वो 3 हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये तीनों जो पोषक तत्व हैं, तो इनमें से एक ही तत्व पाया जाता हो, ऐसा उर्वरक जिनमें ये प्राथमिक पोषक तत्व है उनमें से एक ही तत्व पाया जाता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? सरल उर्वरक। क्या बोलेंगे? सरल उर्वरक, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट का मतलब सीधा खड़ा। सीधा खड़ा कौन रहेगा? एक जना खड़ा रहेगा, ठीक है, सब जनों को खड़ा नहीं रहना है। तो सीधा खड़ा रहने का मतलब यहाँ पे अपने को यही समझना है कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर में एक पोषक तत्व ही पाया जाएगा। कौन से में से? प्राथमिक पोषक तत्व में। द्वितीयक तो और भी इसमें हो सकते हैं, परंतु प्राथमिक पोषक तत्व एक ही होगा। समझ रहे हो? जैसे अपन बात कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट, तो इसमें सल्फेट भी है ना, सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, परंतु अपने है क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व एक ही है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन तीनों में से तो एक ही है नाइट्रोजन, केवल दूसरा तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना है। ऐसे फर्टिलाइजर जिनके अंदर, जैसे यूरिया है, यूरिया के अंदर कितना है? एक ही है, 46% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना DAP नहीं आ सकता है।
डीएपी क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि डीएपी में दो होते हैं, एक तो फास्फोरस और एक नाइट्रोजन, दोनों उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना यूरिया और अमोनियम सल्फेट जो इसके उदाहरण है, उदाहरण पूछ सकते हैं आपको कि भाई पहला वैसे परिभाषा पूछने के ज़्यादा चांसेस है ना, परिभाषा पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा उर्वरक जिनमें एक ही पोषक तत्व अधिक मात्रा में या एक ही मतलब प्राथमिक पोषक तत्व है ना, ऐसा उर्वरक जिसमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता हो उसे कौन सा उर्वरक कहते हैं? वो कौन सा है? सरल उर्वरक या स्ट्रेट फर्टिलाइजर। हिंदी में भी स्ट्रेट लिखा हुआ मिल सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है आपके लिए, है ना, स्ट्रेट फर्टिलाइजर लिखा हुआ मिल सकता है। तो याद रखना है, दोनों नाम याद रखना है, सरल उर्वरक या स्ट्रेट फर्टिलाइजर जिसमें एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संयुक्त या जटिल उर्वरक। संयुक्त या जटिल उर्वरक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इसमें क्या होता है, इन उर्वरकों में दो या दो से अधिक कौन से प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व। इस वर्ड को जरूर याद करना, प्राथमिक का मतलब NP और K, इनमें से मतलब दो या दो से अधिक पाए जाते हैं। वहां तो कितने पाए जा रहे थे? एक, परंतु यहाँ पे दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे उर्वरकों को क्या बोलते हैं अपन? संयुक्त या जटिल उर्वरक। संयुक्त या जटिल उर्वरक बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, DAP, अमोनियम फॉस्फेट और नाइट्रोफॉस्फेट। तो इसमें DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, अमोनियम फॉस्फेट में भी दोनों है, फास्फोरस और नाइट्रोजन, और नाइट्रोफॉस्फेट में भी दोनों है, फास्फेट और नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपना पूर्ण यौगिक उर्वरक, जो ये अपना है ना संयुक्त या जटिल उर्वरक, ये वापस दो भागों में बांटे गए, इनके दो प्रकार है। ठीक है, तो पहला है अपना पूर्ण यौगिक उर्वरक। पूर्ण यौगिक का मतलब जिसमें तीनों तत्व प्राथमिक, तीनों पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, सभी प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। सभी कहो या तीनों कहो, क्योंकि प्राथमिक पोषक तत्व होते कितने हैं? तीन ही होते हैं। ठीक है, तो तीनों प्राथमिक पोषक तत्व जिनमें पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? पूर्ण यौगिक। पूर्ण का मतलब सर्वगुण संपन्न, है ना। कहीं लड़की देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न लड़की देखनी है ना। तो अपने यहाँ पे सर्वगुण संपन्न का मतलब हो गया जिसमें सभी प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। सभी का मतलब तीनों जो प्राथमिक पोषक तत्व, ये आपके लिए अच्छा सा फोटो लगाया मैंने कि भाई NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों 20-20 के अनुपात में इसके अंदर उपस्थित है। ये अनुपात अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है, अनुपात इनका अलग अलग हो सकता है, परंतु एक ही फर्टिलाइजर के अंदर तीनों प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसको क्या बोलेंगे अपन? पूर्ण यौगिक उर्वरक। क्या बोलेंगे? पूर्ण यौगिक उर्वरक, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, जैसे NPK के नाम से मार्केट में फर्टिलाइजर मिलता है। ठीक है, उसका रेशियो अलग अलग हो सकता है, परंतु उसमें तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अपना प्रकार है इसका अपूर्ण यौगिक उर्वरक। अपूर्ण यौगिक का मतलब तीनों नहीं पाए जाएंगे, मतलब एक से तो अधिक होंगे, क्योंकि एक पाया जाएगा तो वो सरल हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें मतलब दो पोषक तत्व पाए जाएंगे, इसमें केवल दो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे अपना DAP है ना, DAP में कितने होते हैं? दो होते हैं, एक तो यूरिया, एक तो नाइट्रोजन होता है, एक फास्फोरस होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या कहलाएगा अपना अपूर्ण यौगिक उर्वरक। अपूर्ण यौगिक का मतलब जिसमें कोई न कोई कमी है, या तो कानी है या लंगड़ी है, कैसी ऐसी लड़की हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वो अपूर्ण है। ठीक है, या पढ़ी लिखी नहीं हो, कोई भी कमी हो सकती है, वो पूर्ण नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मिश्रित उर्वरक की। अगला प्रकार है अपना तीसरा प्रकार मिश्रित उर्वरक, है ना। सरल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, संयुक्त उर्वरक हो गए, अब आ गया मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक किसको बोलते हैं? मतलब दो या तीन जो उर्वरक होते हैं उनको भौतिक रूप से मिश्रित करना, मतलब अलग अलग उनको बनाया गया था। यूरिया हो गया, MOP हो गया, DAP हो गया, इनको मिक्स करना, आपस में मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे अपन? मिश्रित उर्वरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे ये तो नाइट्रोजन वाला उर्वरक, ये फास्फोरस वाला और ये पोटेशियम वाला। ठीक है, इन तीनों को मिला दिया तो उसको क्या बोला? मिश्रित उर्वरक। क्या बोला? मिश्रित उर्वरक, मतलब तीनों फर्टिलाइजर का मिक्सर कर देना, क्या कहलाता है? मिश्रित उर्वरक। दो या दो से अधिक उर्वरकों को भौतिक रूप से मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रित उर्वरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित उर्वरक। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण।
ठीक है, वो तो मतलब पोषक तत्वों की मात्रा के आधार प्राप्तता के आधार पर था। ये प्राथमिक पोषक तत्व, वो तो प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर था। ये कौन से हैं? प्राथमिक पोषक तत्वों की के आधार पर वर्गीकरण है ना, वो तो मुख्य पोषक तत्व थे, ये प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। मतलब कि जैसे इनमें कैसे वर्गीकरण किया है, नाइट्रोजन वाले उर्वरक, फास्फोरस वाले उर्वरक है ना, पोटाश वाले उर्वरक, ऐसे इसमें वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो पहला अपन बात करते हैं नाइट्रोजनधारी उर्वरक। कौन से? नाइट्रोजनधारी उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार होंगे वापस, क्योंकि किसी में तो नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मिलेगा, किसी में अमोनिया के रूप में मिलेगा, किसी में और नाइट्रेट के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नाइट्रोजनधारी उर्वरक। तो इनको वापस अपन ने बांटा है कितने? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं आएगा, मतलब लिखने वाला पेपर आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव आएगा। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में इनको जैसे लिखाया हुआ है वैसे याद कर लेना, पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक याद रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे आपको इनको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में बताता जा रहा हूँ साथ के साथ। तो अमोनियम उर्वरक, पहला कौन सा उर्वरक है? अमोनियम उर्वरक, मतलब जिसमें जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के रूप में पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे? अमोनियम उर्वरक। क्या बोलेंगे? अमोनियम उर्वरक। तो परिभाषा इसकी नहीं पूछते हैं, ठीक है, परिभाषा नहीं पूछते हैं, अमोनियम उर्वरक है, बस इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन कौन से? भाई जिनके नाम के साथ ही अमोनियम लग रहा है, ज्यादातर तो वही है। ठीक है, केवल 1-2 को छोड़कर, ठीक है, सभी वही है जिसके साथ अमोनिया लग रहा है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जिसके साथ अमोनियम लग रहा है वो अमोनियम उर्वरक हो जाएंगे। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, अब क्वेश्चन एक यहाँ पे एनहाइड्रस अमोनिया दिखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है भाई? एनहाइड्रस अमोनिया में। किसमें पाई जाती है? एनहाइड्रस अमोनिया में। कितनी? 82%। कितनी? 82%, 82%। ये तरल रूप में मिलता है और इसके अंदर 82% नाइट्रोजन पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनहाइड्रस अमोनिया, जिसके अंदर सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। एनहाइड्रस अमोनिया दोनों जगह लिख दिया है, 2 बार लिख दिया है, वो का वही है ना। इसमें 82% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके लिए स्पेशल इसलिए लिखा कि इसके अंदर एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन 82% पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सर्वाधिक नाइट्रोजन। ठीक है, सर्वाधिक मतलब जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं उनमें सबसे अधिक नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना नाइट्रेट उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, उनको बोलते हैं अपन नाइट्रेट उर्वरक। ठीक है, परिभाषा आपने नहीं पूछेंगे, अपने को एग्जाम्पल याद रखना है। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, मतलब अमोनिया और नाइट्रेट दोनों रूप में जिसमें पाई जाती हो उनको बोलेंगे अपन अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक। ठीक है, तो इसमें अपन बात करते हैं, पहला तो है अपना अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। इनमें मतलब सल्फर भी है, अमोनिया भी है और नाइट्रेट भी है। ठीक है, तीनों तरीके के तत्व हैं। अगला है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वाला खाद अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हो। इसका दूसरा नाम क्या है? किसान खाद। क्या है? किसान खाद। क्वेश्चन आएगा किसान खाद के अंदर नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? ठीक है, कितनी पाई जाती है? फटाफट से जवाब दें कमेंट करके। हाँ, 26 से 27% नाइट्रोजन किसान खाद के अंदर पाई जाती है। कितनी? 26 से 27% किसान खाद के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट है अपना अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये किसान खाद का फोटो लगाया है क्योंकि किसान खाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके, तो फोटो भी लग रहा है। देखो, एक में 26 है, एक में 27 है। ठीक है, तो ये दोनों तरह की इसमें मतलब जैसे वो बनाएंगे वैसे ही मिल जाएगा, 26% वाला भी मिलता है, 27% वाला भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके के दोनों तरह के अपने फर्टिलाइजर मार्केट में उपलब्ध है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसलिए फोटो लगाया कि ये याद रहना चाहिए आपको, किसान खाद। नेक्स्ट है अपना अमाइड उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? एमाइड के रूप में। उसमें अपना एग्जाम्पल है यूरिया। कौन सा? यूरिया, जो क्या है? एक कार्बनिक उर्वरक है। क्या है? कार्बनिक उर्वरक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हर जगह लिखा है मैंने इसको। नेक्स्ट है अपना कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम
साइनेमाइड। इसके अंदर भी जो है नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है, एमाइड के रूप में कैल्शियम साइनेमाइड, और अपने यूरिया में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक, किस रूप में? एमाइड के रूप में। किसके रूप में? एमाइड के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मंद गति से उपलब्ध होने वाले उर्वरक। मंद गति का मतलब क्या हुआ? तो कुछ उर्वरक तो होते हैं जैसे ही डाले खेत में सीधे पौधों को मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं धीरे धीरे उनके पोषक तत्व रिलीज होते रहते हैं, मतलब तुरंत से उनके पोषक तत्व पौधों को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड और नीम लेपित यूरिया, आजकल नया यूरिया आया है ना, नीम लेपित यूरिया। तो यूरिया का पहले क्या कि मिस यूज कर रहे थे लोग बाग, उनको शराब बनाने या फिर दूध में डालने में, कहीं के कहीं उसका मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम दूध बनाने में भी इसका उपयोग हो रहा था। तो इसलिए सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया? नीम लेपित यूरिया बना दिया। तो नीम लेपित यूरिया जो है उसके फायदे अनेक है, यूरिया एक फायदे अनेक, ठीक है। तो फायदे अनेक कैसे हैं कि भाई एक तो वो दूध में डालना बंद हो गया, अब दूध में डाले तो क्या हो जाए भाई, कड़वा हो जाए दूध, तो इसलिए वो नहीं डालते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि वो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर बन गया। यूरिया है उसके अगर अपन सीधा छिड़काव करते हैं तो वो जल्दी से मतलब वायु के अंदर उड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर उसको नीम से लेपित कर दिया तो वो धीरे धीरे घुल के उड़ेगा जब तक पौधा भी उसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फास्फोरसधारी उर्वरक। फास्फोरसधारी उर्वरक मतलब जिनमें फास्फोरस पाया जाता है उनको बोलते हैं अपन फास्फोरसधारी उर्वरक। ये दूसरा वर्गीकरण है, पहला तो अपना नाइट्रोजिनस हो गया, अब दूसरा है अपना फास्फोरसधारी उर्वरक, ठीक है। जिसमें पहला वर्गीकरण, इसका प्रकार वापस इसको भी अलग अलग प्रकार में बांटा है। तो पहला प्रकार है अपना जल विलेय उर्वरक, मतलब जो जल में घुलनशील होते हैं उनको बोलते हैं जल विलेय उर्वरक। अपने परिभाषा नहीं आती है, अपने को याद रखना है। एग्जाम्पल SSP, DSP और TSP। ये TSP का मतलब TSP एरिया की बात नहीं हो रही है, वाह। SSP का मतलब होता है सिंगल सुपर फास्फेट, क्या होता है? सिंगल सुपर फास्फेट। DSP का मतलब होता है डबल सुपर फास्फेट। ये TSP का मतलब होता है ट्रिपल सुपर फास्फेट। ये तीनों ही फास्फेट है। इसको राकोडिया खाद के नाम से भी जाना जाता है, SSP को, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस तीनों चीजें पाई जाती है। ये जो फोटो लगा रखा है आपका, ये SSP का लगा रखा है। इसके अंदर जैसे फास्फोरस पाई जाती है 16%, और नाइट्रोजन और पोटास इसके अंदर नहीं पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम भी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं कि भाई अगर आप जो खाद दे रहे हैं DAP के रूप में, अगर फास्फोरस दे रहे हैं, उसकी बजाय अगर SSP का उपयोग करेंगे तो आपकी ज़मीनें भी खराब नहीं होगी और इसकी से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि उससे DAP से तो केवल नाइट्रोजन फास्फोरस ही मिल रहा है, इससे कैल्शियम और सल्फर भी पौधों को मिलता है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो 16, इसका सीधा सा फॉर्मूला देखो याद रखना है कि पहले के अंदर अपने कितनी है 16% है, SSP के अंदर 16% है, तो डबल हो जाएगी 16 दूनी 32 और ट्रिपल हो जाएगी 16 तिया 48, ठीक है। मतलब इसके अंदर 16% फास्फोरस हो गई, इसके अंदर 32 हो गई और इसके अंदर 48% फास्फोरस हो गई। 46 से 48 आए तो भी राइट है और 48 आए तो भी राइट है, ठीक है। तो आपको ये मतलब सिंगल, डबल और ट्रिपल क्लियर है मामला, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। नेक्स्ट अपना साइट्रिक अम्ल में विलय उर्वरक। साइट्रिक अम्ल में विलय मतलब ये जल में विलय नहीं होते, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होते हैं। तो ऐसे उर्वरक अपने जैसे बेसिक स्लग, डाई कैल्शियम फॉस्फेट और रॉक फॉस्फेट, ठीक है। हड्डी का चूरा रॉक फॉस्फेट जो है वो हर कहीं घुलनशील नहीं होता है, साइट्रिक अम्ल में ही ये घुलनशील होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जल व साइट्रिक अम्ल में अविलय उर्वरक, मतलब जल में भी अविलय है और साइट्रिक अम्ल में भी अविलय है। ऐसे कौन से उर्वरक हैं? बेसिक स्लैग, ठीक है, रॉक फॉस्फेट, ये दोनों जो है जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में ही कई बार अविलय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम युक्त उर्वरक। पोटेशियम युक्त उर्वरक मतलब जिनमें पोटेशियम पाया जाता है उनको पोटेशियम युक्त उर्वरक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे अपन बात करते हैं, पहला इसमें भी वापस अलग अलग प्रकार है। तो पहला प्रकार है अपना क्लोराइड लवण युक्त उर्वरक। क्लोराइड लवण युक्त उर्वरक मतलब जिनमें क्लोराइड के रूप में पोटेशियम, क्लोराइड भी पाया जाता है उसमें, उसको बोलते हैं क्लोराइड युक्त उर्वरक, ठीक है। तो उसमें पहला आता है अपना म्यूरेट ऑफ पोटास। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है अपना म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको अपन क्या बोलते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अंदर पोटेशियम कितनी होती है? 60%। कितनी होती है? 60% पोटेशियम इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। ऐसा बैग देखा होगा आपने MOP का, म्यूरेट ऑफ पोटाश का, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया जैसे आलू, तंबाकू, इनके अंदर जो है
पोटेशियम को MOP के रूप में नहीं देना चाहिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में नहीं देना चाहिए, जो सल्फेट ऑफ पोटाश है उसके रूप में देना चाहिए, क्योंकि क्लोराइड जो है उसमें टॉक्सिसिटी का काम करता है। ठीक है, कपास में भी यूज नहीं करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लोराइड लवण रहित उर्वरक। ठीक है, ये है सल्फेट ऑफ पोटाश। कौन सा है? सल्फेट ऑफ पोटाश। ठीक है, जिसको अपन K2SO4 भी कह सकते हैं। इसमें पोटाश कितना पाया जाता है? 50%। उसमें कितना था? 60%। इसके अंदर 50% पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य उर्वरक की। ये तो हो गए पोटेशियम उर्वरक खत्म अपने। अन्य उर्वरक की बात करें तो जैव उर्वरक। कौन से? जैव उर्वरक। ये बायो फर्टिलाइजर अपने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बायो फर्टिलाइजर्स जो है इनसे प्रकृति में कोई नुकसान नहीं है। बायो फर्टिलाइजर्स जो है जैव उर्वरक मतलब जीवाणुओं के द्वारा ये निर्मित होते हैं, इसलिए इनके कोई नुकसान नहीं, इनके फायदे हैं। जमीन की हेल्थ को ये अच्छा करते हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते हैं और उसकी हेल्थ को अच्छा करते हैं। ऐसे ये उर्वरक होते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बने होते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा बने होते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों के बने उर्वरक होते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व प्रोवाइड करने का काम करते हैं, मतलब उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जिसमें अपन बात करते हैं कितने प्रकार के, ये भी ज़्यादातर 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन वाले होते हैं एक तो, और एक फास्फोरस वाले होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन वाले वापस अलग अलग भागों में बांटे गए। एक तो मुक्त जीवी है, एक सहजीवी और एक सहजीवी साहचर्य वाले हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार है। अपन इनके एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। अच्छा, मुक्त जीवी सहजीवी, इनका मतलब क्या होता है? देखो, मुक्त जीवी का मतलब जो जड़ों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं पौधों को, उनको बोलते हैं अपन मुक्त जीवी। ठीक है, सहजीवी का मतलब जड़ों के साथ जम के, जड़ों के साथ जुड़ के और ये पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का काम करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सहजीवी। ठीक है, सहजीवी साहचर्य वाले मतलब ये न तो जड़ों के साथ जुड़े रहेंगे न फ्री रहेंगे, मतलब उनसे थोड़े बहुत अटैच में रहकर ये पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का काम करते हैं, इसलिए उनको सहजीवी साहचर्य वाले बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। ठीक है, अब सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम। दलहनी फसलों के लिए जो है राइजोबियम कल्चर जो है बायो फर्टिलाइजर काम में लिया जाता है, जो सहजीवी के रूप में काम करता है। किसके रूप में? सहजीवी के रूप में, मतलब जड़ों के साथ जुड़ के और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। दलहनी फसलों में गांठें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? पाई जाती है। ठीक है, तो उन गांठों के अंदर क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर होता है। कौन सा बायो फर्टिलाइजर? ये होता है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, मतलब उन नोड्यूल्स को बनाने का काम करता है और उनके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करता है। ठीक है, अदलनी के साथ, मतलब अदलनी फसलें हैं उनके साथ सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है भाई? एजोस्पाइरिलम। कौन करता है? एजोस्पाइरिलम और एसिटोबैक्टर। ये जो दोनों हैं, मतलब ये किसके लिए काम में ले जाते हैं? अनाज के लिए। किसके लिए? अनाज के लिए। ये तो अपने काम ले रहे थे दलहन के लिए और ये काम में लेते हैं अपन अनाज के लिए। ठीक है, तो ये अदलनी फसलों के साथ, मतलब अनाज वाली फसलें अदलनी फसलें होती है, तो उनके लिए सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? तो एजोस्पाइरिलम और एसिटोबैक्टर। एजोस्पाइरिलम और एसिटोबैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अपना एजोला फर्न। एजोला फर्न के साथ सहजीवी के रूप में कौन काम करता है? एनाबिना। कौन? एनाबिना। ठीक है, एनाबिना जो है एजोला फर्न के, जो एक एजोला फर्न क्या है? एक जलीय पौधा है। क्या है? जलीय पौधा है। तो इसकी जड़ों में सहजीवी के रूप में कौन रहता है? एनाबिना। कौन रहता है? एनाबिना। और ये जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना असहजीवी। ये तो हो गए सारे सहजीवी। ठीक है, सभी साथ में रहने वाले हैं। असहजीवी में कौन सा है? मतलब इसको भी वापस 2 भागों में बांटा गया है। असहजीवी को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे असहजीवी जो है, एक तो अप्रकाश संश्लेषी। ठीक है, अप्रकाश संश्लेषी मतलब जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर सकते हैं, तो वो है अपने जैसे एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये भी अदलनी फसलों में ही काम में लेते हैं अपन। ठीक है, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो क्या है? प्रकाश संश्लेषी है। क्या है? प्रकाश संश्लेषी, मतलब फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनका भी याद रखना है अपने को। ये किसमें उपयोगी है? अदलनी फसलों में काम में लेते हैं। किसमें काम में लेते हैं? अदलनी फसलों में काम में लेते हैं। असहजीवी के मतलब उनके जड़ों के साथ जुड़ के नहीं रहते हैं, फिर भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस।
फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस दो प्रकार के, मतलब फास्फोरस के भी बायो फर्टिलाइजर दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक तो फास्फोरस गोलक है और एक फास्फोरस अवशोषक है, ठीक है। तो अवशोषक की बात करें, मतलब जो फास्फोरस को अवशोषित करने का कार्य करता है वो तो है वाम। वाम का मतलब होता है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वाम, जो एक सहजीवी के रूप में फास्फोरस पौधे को प्रोवाइड करने का, यानी उसको उपस्थित, मतलब फास्फोरस उपलब्ध करवाने का काम करता है। कौन करता है? वाम, वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है, जो सहजीवी के रूप में पौधे को फास्फोरस उपलब्ध कराने का काम करता है, ठीक है। अब तरल उर्वरक होता है एक, जिसका नाम है अपना एनहाइड्रस अमोनिया। ये इसके लिए तो अलग से ये पॉइंट है, ठीक है, इनके साथ कंटिन्यू नहीं होके ये अलग से पॉइंट है कि एक तरल उर्वरक कौन सा है जिसमें नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। ये अपना बायो फर्टिलाइजर के अंदर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना दानेदार उर्वरक, ये भी अपना जो बायो फर्टिलाइजर का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये भी अलग से है। दानेदार उर्वरक की बात की जाए, कौन कौन से दानेदार उर्वरक है, तो यूरिया और डीएपी, है ना, ये दोनों है। वो दूसरे भी होते हैं परंतु ज़्यादातर ये दानेदार के रूप में आते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अपना पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये गोलक जो था ना, इसको अपन ने क्या बोला है? पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो अगर कॉमन नाम आ जाए कि भाई पौधों को फास्फोरस घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके कौन प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध कराता है, तो पीएसबी। कौन कराता है? पीएसबी। ये तो एक कॉमन नाम हो गया, जनरल नाम, ठीक है। अब इसमें फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का पूरा एक ग्रुप है ना, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग का काम करते हैं, मतलब फास्फोरस को जो अप्राप्य अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जमीन के अंदर देखो फर्टिलाइजर के आपस में रिएक्शन होती है, क्रियाएं होती है, और फास्फोरस अनुपलब्ध फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो उसको वापस उपलब्ध फॉर्म में परिवर्तित करने का काम कौन करेगा? पीएसबी, है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। उसको घुलनशील अवस्था में कार्बनिक अम्लों का निर्माण करेंगे और उससे फिर वो फास्फोरस पौधों को वापस उपलब्ध हो जाएगी, तो उसका काम करते हैं पीएसबी। तो उसके अंदर अपन बात करें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, तो एक तो स्यूडोमोनास, बेसिलस और माइक्रोकोकस, एस्परजिलस और फ्यूजेरियम। ये जो जीवाणु है ये असहजीवी के रूप में काम करते हैं और फास्फोरस पौधे को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइजोबियम की प्रजातियां। राइजोबियम की प्रजातियां कौन कौन सी है जो पौधों के लिए काम में आती है, मतलब अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड में से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, ठीक है, ध्यान रख लेना। राइजोबियम मिलीलोटाई जो है, राइजोबियम मिलीलोटाई, मिलीलोटाई भी बोलते हैं इसको, मिलीलोटी भी बोलते हैं, ये किसके लिए काम में लिया जाता है? रिजका और मेथी सेंजी के अंदर राइजोबियम की प्रजाति। क्वेश्चन कैसे आएगा कि रिजके के अंदर राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में ली जाती है? राइजोबियम क्या है? बायो फर्टिलाइजर। क्या है? बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक है जिसकी कौन सी प्रजाति? मिलीलोटी या मिलीलोटाई। स्पेलिंग में टी आई आता है लास्ट में, इसलिए इसको टी भी लिख सकते हैं और टाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। राइजोबियम मिलीलोटी या राइजोबियम मिलीलोटाई रिजका, मेथी और सेंजी में काम में लिया जाता है, ठीक है। क्या काम में लेते हैं? बीज उपचारित करने में, है ना। जो बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक, उनसे क्या करते हैं? बीजों को उपचारित करते हैं, ठीक है। तो बीजों को उपचारित करने के क्या काम में लिया जाता है? राइजोबियम मिलीलोटाई जैव उर्वरक काम में लिया जाता है। किसके लिए? रिजका, मेथी और सेंजी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो है मटर और मसूर के लिए, क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है मटर के लिए कि मटर के लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में ली जाती है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ठीक है। नेक्स्ट है राइजोबियम फेजियोलाई। राइजोबियम फेजियोलाई किस में काम में जाता है? राजमा, सेम और मोठ में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट है बरसीम। बरसीम के अंदर राइजोबियम ट्राइफोलाई। कौन सा? राइजोबियम ट्राइफोलाई या राइजोबियम ट्राइफोली काम में लिया जाता है, किसमें? बरसीम में। इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अपना राइजोबियम जेपोनिकम। राइजोबियम जेपोनिकम किस में काम में लिया जाता है? सोयाबीन में काम में लिया जाता है। किस में काम में लिया जाता है? सोयाबीन में। लास्ट स्लाइड है आज के लिए अपनी। सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उर्वरक यानी चिलेट्स एवं फोर्टिफाइड के रूप में भी पाए जाते हैं, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनको चिलेट्स के रूप में। कैसे क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व किस रूप में मिलते हैं, तो चिलेट्स के रूप में और फोर्टिफाइड के रूप में पौधों को उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है अपना वो कल अपन चर्चा करने वाले हैं, प्रमुख खाद्य उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, ठीक है। कल आपको बताएंगे कि कौन से उर्वरक के अंदर कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा
पाई जाती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से मिलेंगे, फिर से चर्चा करेंगे। और आज की क्लास से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो आप कमेंट करते जाएं, आपके हर कमेंट का हम जवाब देंगे, पूरा हर क्वेश्चन का आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको हर बच्चे के पास शेयर करें, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको इसके बारे में नॉलेज हो सके, और वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको गलत नहीं करे। इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो एक हमारा मिशन है कि हर बच्चे के पास शिक्षा जानी चाहिए, वो भी निःशुल्क रूप में, तो उसके लिए हमारे मिशन में आप हमारा सहयोग करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।